नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा बहुत नजदीक आ चुकी है और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ मॉडल आंसर राइटिंग की पूरी एक सीरीज चल रही थी और उसी में ये 9वां पार्ट है। और इस 9वें वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं 40 प्रश्नों को और 40 प्रश्नों में से जो पहला प्रश्न और उसका उत्तर है वो आपके सामने है। डायरेक्ट उत्तर कुंजी से शुरू हुआ है। प्रश्नों को भी देख लीजिए। देखिए, ये आपके प्रश्न हैं, ढेर सारे हैं। ढेर सारे क्या है, जितनी संख्या होती है उतने ही है। 10 आपके खंड अ में हैं, ये बड़े वाले हैं थोड़े से 125 शब्द वाले, और उसके बाद जो छोटे छोटे हैं थोड़े 50 शब्द वाले वो आपके यहाँ पर है, इनकी भी संख्या 10 होती है। 9 आपको यहाँ और एक नीचे दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो एकदम छोटे छोटे हैं, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, उनकी संख्या 20 होती है और ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। 25 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देना है और 2 अंक से ज़्यादा मिलने वाला है नहीं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, मॉडल आंसर आपका यहाँ से था। पहला प्रश्न आपका इसमें दिया हुआ है, क्या है कि भारत में उच्च शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा कीजिए। देखिए, भारत जो है वो विश्व का सबसे युवा देश है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ युवा आबादी सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है, और जो औसत आयु है वो 29 साल। इसका मतलब ये है कि बाहुबल की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। अगर ये जो युवा हैं ये एकजुट हो जाएं, इनके अंदर इच्छा शक्ति जग जाए, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दुनिया में सर्वोपरि हो सकते हैं, दुनिया का रुख मोड़ सकते हैं, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं और लोगों को मानना होगा। लेकिन ये सब तभी होगा जब युवा शक्ति या जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो सक्षम होंगे, करने में सक्षम होंगे, जागरूक होंगे। दोनों चीज़ें हैं। तो इसलिए आवश्यक ये है कि कौशल का विकास किया जाए, और कौशल का विकास करने से ज़्यादा ये आवश्यकता है कि जागृति पैदा की जाए। अवेयरनेस जब रहेगी तभी कुछ काम हो सकता है। अब यहाँ पे उच्च शिक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन्हें देख लीजिए। यहाँ नामांकन वाली जो चुनौतियाँ हैं उसको आप देख रहे हैं। इसके अलावा अगर देख लीजिएगा, यहाँ ग्रामीण और शहरी विभाजन की बात की जाए तो 5 भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, इसके अलावा कर्नाटक, ये उच्च शिक्षा में कुल नामांकन को अगर दर्शाया जाए, मतलब इन राज्यों में, तो यहाँ पर 54% हिस्सा दिखाई देता है। बिहार में कॉलेज का जो घनत्व है वो 7 है, जबकि कर्नाटक में अगर देखा जाए तो 54 है। यानी राष्ट्रीय औसत अगर निकालते हैं तो 28 आता है, तो औसत कम है, इसे ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा उच्च शिक्षा में जो विकल्प लागत है, जैसे कि छात्रावास का शुल्क है, यात्रा की लागत है, ये सब बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी बाधा पहुँचती है। स्नातकों को कम रोजगार प्राप्त होता है, मतलब पढ़ लेते हैं लेकिन नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये सब उनका पढ़ाई की ओर से मन मोड़ता है। लोग सोचते हैं कि पढ़ कर क्या करेंगे। और खराब शिक्षा की गुणवत्ता, ये भी जिम्मेदार है। मतलब पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं ये वही जानते हैं, या कैसे पढ़ाया जाता है ये शिक्षक और छात्र के अलावा कोई नहीं जान सकता। तो खराब शिक्षा की गुणवत्ता भी यहाँ उत्तरदायी है। अपर्याप्त धन होना ये भी एक कारण बन सकता है और होता है, ये सबसे बड़ा कारण है। और इसके अलावा जो नियामक मानदंड हैं उसमें नकारात्मक रूप से ये सब चीज़ें भारत की उच्च शिक्षा को प्रभावित करती हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों की अगर बात की जाए तो इनकी हालत खस्ता हाल है। यहाँ भले ही ये नामचीन हो, लेकिन पूरे विश्व में इनकी कोई गिनती ही नहीं है। जो टॉप 100 की लिस्ट थी उसमें हम स्थान नहीं बना सके, ये शर्मनाक बात है। इसके अलावा मतलब ये शर्मनाक इसलिए है क्योंकि आज से काफ़ी समय पहले जो प्राचीन समय था, प्राचीन इतिहास था, उस समय अगर देखा जाए तो भारत विश्वगुरु था। ज्ञान के मामले में भी लोग यहाँ सीखने के लिए बाहर से आते थे। तक्षशिला और जो अलग अलग विश्वविद्यालय थे, नालंदा था, वहाँ पे देश विदेश से जो छात्र होते थे वो पढ़ने के लिए आते थे। अब देखिए, यहाँ कहा गया है कि जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं उनकी गुणवत्ता तो खराब ही है, उसके साथ साथ यहाँ 1% से भी कम हिस्सेदारी जो बाहर से पढ़ने आने वाले लोग हैं उनकी है। यानी कोई आना ही नहीं चाहता है, जो आते हैं वो 1% से भी कम होते हैं। और भारतीय छात्रों का बहिर्वाह अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की आमद से 15 गुना ज़्यादा है। आते तो कम है, आते 1% से भी कम है, लेकिन यहाँ से जाने वाले लोग जो है वो इसके 15 टाइम्स ज़्यादा है। ये एक चिंताजनक बात है। मतलब यहाँ कोई पढ़ना नहीं चाह रहा है, सब बाहर जाकर पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ चिंतनीय हैं और इनमें सुधार की आवश्यकता है। तो उच्च शिक्षा रोजगार और सामाजिक उन्नति की कुंजी होती है और इसलिए भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निवेश करने की आवश्यकता है। तो नई शिक्षा नीति आई है, उसका भी आप यहाँ उल्लेख कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है, और विकलांग बच्चों को, यानी दिव्यांग जो बच्चे हैं, विकलांगता शब्द हटा दिया गया है, इसकी जगह दिव्यांग कर दिया गया है। तो दिव्यांग बच्चों को शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए जो कदम हैं उन पर प्रकाश डालिए। तो समावेशी शिक्षा जो होती है उसका मतलब क्या है? यह जो शिक्षा की प्रणाली है इसमें प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सीखने का अधिकार प्राप्त होता है। और यूनिसेफ के हिसाब से समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि सभी बच्चे जो होते हैं वो एक ही कक्षा में, एक ही स्कूल में। मतलब क्या है? सभी बच्चे एक ही कक्षा में, एक ही स्कूल में। ये तो स्लोगन जैसा हो गया। इसका मतलब यह है कि हर बच्चे को स्कूल में लाना चाहिए ताकि वो शिक्षित हो सके।
और यह सभी बच्चों को उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के बावजूद सीखने, भाग लेने और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देगा। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। ये बात विकलांगों अर्थात दिव्यांगों के लिए हो रही है। विकलांगता से ग्रस्त जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने के उपाय क्या हो सकते हैं? तो समग्र शिक्षा, ये एक योजना है जो कि 2018-19 में जो दिव्यांग बच्चे थे उनकी विभिन्न शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी। इसमें परिवहन सुविधा होती है, जो सहायक उपकरण है वो चाहिए होते हैं, और अलग अलग तरह की आवश्यकताएं होती हैं जिनको कि पूरा करने के लिए यहाँ मदद दी जाती है, और लड़कियों को वजीफा भी दिया जाता है। RTI अधिनियम है 2009 वाला, इसके तहत है। इसके अलावा विकास डे केयर है, ये ऑटिज्म और जो सेरेब्रल पाल्सी वाले मरीज हैं, यानी मानसिक विकलांगता के मरीज हैं, ऑटिज्म से पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनके लिए, या इस प्रकार की गंभीर बीमारियां जो मस्तिष्क संबंधी होती हैं और यहाँ मानसिक विकास अधूरा रह जाता है या जो क्षमता है वो कम हो जाती है, तो ऐसे बच्चों का विशेष ध्यान रखने के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। और डे केयर योजना ये शुरू होती है और इसमें 10 साल से ऊपर के बच्चों को शामिल किया जाएगा। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, जिसका अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किए जाने की बात कही गई है, तो इसके हिसाब से 120 करोड़ जो विकलांग बच्चे हैं, मतलब दिव्यांग बच्चे हैं, इसमें से केवल 1% बच्चे भारत में स्कूल जाते हैं। ये चिंतनीय विषय है। वैसे ही नामांकन का अनुपात बहुत ठीक ठाक नहीं है, और उसमें भी जो दिव्यांगता से ग्रस्त बच्चे हैं जो कि खुद बेचारे लाचार हैं, उनके अभिभावक उन्हें पढ़ाना ही नहीं चाह रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि वही उनका असली औजार है। मतलब वो उनका इतना बड़ा हथियार है कि विकलांगता के बावजूद लोग उनकी पूजा करेंगे अगर उनके पास शिक्षा है तो, और शिक्षा नहीं है तो फिर वो भीख मांगने के लिए विवश हो जाते हैं। इस प्रकार की स्थितियां हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना और एक लचीले दृष्टिकोण की आवश्यकता है। तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपके सामने है, मिड डे मील योजना क्या है और इसका महत्व आपको बताना है। तो 1995 में प्राथमिक शिक्षा के पोषण कार्यक्रम के राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में, मतलब पोषण कार्यक्रम जो था ये 1995 से चल रहा था, और उसको राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ लॉन्च किया गया, और 2004 में इस कार्यक्रम का नाम बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना दुनिया का सबसे बड़ा स्कूली भोजन कार्यक्रम है। देश भर में 12 करोड़ बच्चों तक इसकी पहुंच है, और इस योजना के तहत सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में, जिसमें कि मदरसा या मकतब भी शामिल हैं, यानी जो अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय हैं, माफ़ कीजिएगा, विद्यालय हैं, वहाँ पे कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को 200 दिनों के लिए स्कूल में गर्म पकाया हुआ पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। ये प्रावधान है। ऐसा होता है या नहीं होता है वो अलग चीज़ है। और प्राथमिक स्कूल में बच्चों को 12 ग्राम प्रोटीन के साथ 450 कैलोरी प्रदान की जाएगी, और उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रतिदिन 20 ग्राम प्रोटीन के साथ 700 कैलोरी प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ जो स्कूल में मध्याह्न भोजन का प्रावधान है, अगर वो कोई स्कूल नहीं करता है तो राज्य सरकार नामांकित छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देगी। मतलब यहाँ पे अगर कहीं भी व्यवस्था नहीं हो पाती है, कारण चाहे जो भी हो, तो यहाँ सरकार उसके बदले में भत्ता देगी। ये पूरा प्रावधान है। अब इसका महत्व क्या है? तो महत्व वही है कि पोषण सबसे पहली बात है। छात्रों को मनोवैज्ञानिक लाभ पहुंचता है और एकाग्रता बनाए रखने में मदद मिलती है। मतलब सरकार का ये उद्देश्य है कि भूखे पेट पढ़ाई नहीं हो सकती, तो इन्हें खिला पिला दो। उसके साथ साथ भोजन का थोड़ा लालच रहेगा तो स्कूल आएंगे, ये भी बात है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब एकाग्रता पढ़ाई पर नहीं बल्कि भोजन पर हो जाती है। और ऐसा होता है क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये वयस्क नहीं हैं, इनके अंदर अभी समझ का अभाव होता है। ये खेलने और खाने को ही वास्तविक ज़िंदगी समझते हैं। शिक्षा या पढ़ाई इनके लिए जहर होती है। ये किसी भी बच्चे की बात है। पढ़ना अपने बचपन में बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है। बहुत रेयर ऐसे विरले पुरुष होते हैं जो कि पढ़ना पसंद करते हैं, नहीं तो ज़बरदस्ती पकड़ कर बैठाना पड़ता है, होमवर्क कराना पड़ता है और डांटना पड़ता है। जब गार्जियन का दबाव पड़ता है तब बच्चे पढ़ते हैं, या शिक्षक जब डंडा दिखाता है या भय दिखाता है कुल मिलाकर तब पढ़ते हैं। अपनी स्वेच्छा से कोई पढ़ना नहीं चाहता छोटी उम्र में। तो उस उम्र के बच्चे ये खाने की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं और पढ़ाई की ओर कम देते हैं, ऐसा मैंने देखा है। ठीक है, तो ये एक समस्या भी इसके साथ जुड़ी है। उसके साथ साथ पोषण की जो स्थिति है उसको बेहतर बनाया जाएगा, और हाशिए में रहने वाले बच्चे, यानी जो एकदम छटे हुए वर्ग के लोग हैं, उनको स्कूल की ओर आकर्षित करना ये भी उद्देश्य हो सकता है कि बढ़िया भोजन वहाँ मिल रहा है तो वहाँ हम जाएंगे और बदले में थोड़ा पढ़ भी लेंगे, और जो थोड़ा पढ़ेंगे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ खाने का लालच देकर उन लोगों को बुलाया जा रहा है। मतलब बात यह है ना कि जो हाशिए वाले लोग हैं, जैसे मुसहरे होते हैं, मुसहरों को आपने देखा है, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। अगर उन्हें आप अच्छी बातें बताएंगे तो वो आपको मारने पीटने या गालियाँ देने पर भी उतर आते हैं। उन्हें समझाना और सही रास्ते पर लाना ये सरकार के लिए टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ा काम होता है। मतलब यहाँ तक आप समझ लीजिए कि सरकारी आवास बनाकर सरकार इन्हें देती है और उसमें ये रहते नहीं हैं। उन्हें ये लगता है कि यहाँ कोई तंत्र ज्योतिष या भूत प्रेत टोना वगैरह किया गया है।
मतलब वहाँ रहने पे इन्हें देवता का शाप लग जाएगा या कुछ इस प्रकार का। मतलब आदिवासी कबीले और जनजातीय जो व्यवस्था होती है उस तरीके का इनका बर्ताव होता है। तो इनके बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, शिक्षा इन तक भी पहुंचनी आवश्यक है, तभी इनका विकास हो पाएगा। तो इनको स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए खाने का लालच दिया जाता है, ये बात। उसके साथ साथ लड़कियों और दलितों आदिवासियों को भी ये प्रावधान मतलब फायदेमंद होगा। जैसे लड़कियों के लिए है, लड़कियों को जो लोग बोझ समझते हैं तो वो स्कूल में भेज देंगे कि जाओ वहीं खा लेना, इस प्रकार से। या ड्रेस भी मिलता है, यूनिफॉर्म बढ़ता है, तो ये फायदेमंद है। इसके अलावा ड्रॉप आउट दरों में कमी आएगी, नियमितता बनी रहेगी, रोज आएंगे रोज खाना मिलेगा, ये बात है। इसके अलावा जो नामांकन और उपस्थिति है इसमें वृद्धि देखी गई है। और साथ ही साथ जातियों के बीच में समाजीकरण का लाभ, अलग अलग जातियों के बच्चे एक साथ एक पंगत में बैठकर खाते हैं, ये दृश्य बहुत अच्छा होता है, सामाजिक समानता का ये उदाहरण होता है, तो ये अच्छी बात है। और रोजगार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाना, रोजगार के साथ साथ महिलाओं को सशक्त बनाना, इसका मतलब क्या, भोजन पकाने का काम अक्सर महिलाएं वहाँ पर करती हैं, रसोइये के तौर पर उन्हें रखा जाता है, परोसने का काम वो करती हैं, तो उन्हें एक रोजगार मिल जाता है, ये चीज़ें हैं। और यह योजना न केवल प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देती है बल्कि भूख और कुपोषण से निपटने में भी सहायता करती है। इसके अलावा कोविड-19 के कारण चूंकि मतलब भोजन नहीं दिया जा सकता था, भोजन देना सुरक्षित भी नहीं था, और पहली चीज़ ये है कि स्कूल अभी तक खुल ही नहीं पाए हैं, ये भी बात है। तो इसके चलते इसका जो मेहनताना था, मतलब इसके एवज में जो आर्थिक सहायता थी वो सरकार भत्ते के रूप में बच्चों को देगी, ये पूरा प्रावधान है। तो मिड डे मील योजना, ये सकारात्मक शुरुआत की गई, लेकिन इसका कुछ दुरुपयोग भी हुआ है। जैसे जो ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय होते हैं वहाँ पे जो ग्राम प्रधान वगैरह होते हैं वो जो बच्चों का राशन आता है उसको खुद डकार जाते हैं, और बच्चों को सिर्फ जो गेहूं का दलिया होता है और चीनी होती है उसको मिलाकर पकाकर खिलवा देते हैं, जबकि पूरा मेनू होता है। आपने जो प्राथमिक विद्यालय हैं या माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें अगर आप गए हैं सरकारी विद्यालयों में तो पूरा दीवार पे पेंट किया हुआ मेनू होता है कि किस दिन क्या मिलेगा, तो उस दिन उस हिसाब से वो मिलना चाहिए, वो सरकार का बैलेंस किया हुआ एक मेनू होता है। लेकिन कुछ नहीं मिलता। मैंने देखा है बहुत सारे जो प्राइमरी स्कूल या ये माध्यमिक स्कूल होते हैं वहाँ पे सिर्फ दलिया पका कर दे देते हैं, और वो दलिया भी उसमें किसी दिन छिपकली निकलती है, किसी दिन काकरोच निकलता है, किसी दिन कुछ निकलता है, कोई खाकर बीमार पड़ जाता है, और ऊपर से बच्चे जो हैं वो दलिया ढो ढो कर घर ले जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। तो योजना के क्रियान्वयन में दोष है, योजना में दोष नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए, महात्मा गांधी द्वारा बुनियादी शिक्षा की योजना पर जो प्रमुख विशेषताएं हैं उस पर हमें प्रकाश डालना है। तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शिक्षा की आलोचना की। अंग्रेज जब भारत में आते हैं और शुरुआत में वो कोशिश करते हैं कि दबाव डालकर, भय दिखाकर या कोई लालच देकर जो भारत की जनता है उन्हें अपनी ओर मिलाया जाए, और ख़ास तौर पे जो अभिजात्य वर्ग है, बड़ा वाला वर्ग है, जो खास तौर पे पढ़े लिखे नौजवान हैं या बड़े बड़े वकील या इस तरह के लोग हैं, उनको अपनी तरफ मिला लिया जाए। और मिलाने का फ़ायदा ये होगा कि हम यहाँ आराम से राज्य कर पाएंगे और लंबे समय तक टिक पाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, ये लोग पूरी तरह से इनके फेवर में कभी नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास अपने सोचने समझने की ताकत होती है। तो उसके बाद अंग्रेज एक दूसरा रास्ता निकालते हैं। दूसरा रास्ता ये होता है कि यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके दिमाग को अपने हिसाब से ट्रेन किया जाए, ये दूसरा इनका अंग्रेज़ों का हथकंडा होता है। और इसके चलते ही अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान करते हैं। चार्ल्स का वुड डिस्पैच या जो मैकाले मिनट है, ये सब आप सुनते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान करके जो स्कूल स्तर है वहाँ से अंग्रेजी शिक्षा को लागू कर दिया जाता है, और बच्चों को कुछ इस हिसाब से सिखाया जाता है, इस हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है बचपन से ही कि वह अंग्रेजी परस्त हो जाए, अंग्रेज़ों के गुलाम बनकर ही रहें, उन्हीं के लिए नौकरी करें, उन्हीं के लिए जिएं। उनका जो रंग रूप है वो तो भारतीय हो, लेकिन उनकी जो मस्तिष्क की क्षमता है वो अंग्रेजी हो, मतलब पाश्चात्य हो। इस प्रकार के लोगों का निर्माण करना ही अंग्रेज़ों का उद्देश्य था, और महात्मा गांधी इस अंग्रेजी शिक्षा की आलोचना कर रहे थे। हालांकि जो पाश्चात्य सभ्यता से निकली हुई शिक्षा की प्रणाली थी ये आधुनिक थी, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी थी जिसका कि स्वागत करना चाहिए था, लेकिन फिर भी। और यहाँ महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षितों और निरक्षरों के बीच में फूट पैदा करने का ये एक तरीका है, और उन्होंने भारत में खराब शिक्षा प्रणाली के लिए ब्रिटिश नीति को दोषी ठहराया और प्राथमिक शिक्षा की अप्रभाविता की ओर इशारा किया। 1937 में साप्ताहिक हरिजन जो इनका पत्र था उसमें बुनियादी शिक्षा योजना के बारे में इन्होंने बात की, और स्व सहायता प्राप्त वाली जो शिक्षा की प्रणाली है उसका प्रस्ताव रखा। इस योजना को वर्धा योजना के रूप में भी जाना जाता है। तो वर्धा योजना का संबंध किससे है? शिक्षा से है, और ये 1937 में आई थी। राष्ट्र निर्माण इसका एक प्रभावी उपकरण था, और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं तो देख लीजिए। 7 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा। जाकिर हुसैन समिति जो थी उसने सिफारिश की थी कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में हो, जैसा कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है। इसके अलावा सिद्धांत आधारित जो शिक्षा प्रणाली है उसको तोड़ने के लिए
इस योजना में हस्तशिल्प उत्पादक जो कार्य हैं उनको शामिल किया गया और बच्चों की क्षमता और लोगों की ज़रूरतों पर विचार करने के बाद हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा कहा गया। इसी प्रकार से हिंदी भाषा सीखना अनिवार्य था, एक इसका मुख्य प्रावधान है। और शिक्षक और छात्र अपनी रुचि के हिसाब से पढ़ने और सीखने के लिए स्वतंत्र थे। तो आपको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उससे काफ़ी कुछ मिलता जुलता है? तो बेशक, बल्कि हम ये कहेंगे कि जो NEP 2020 है वो इससे मिलती जुलती है। अब आगे चलते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बेसिक शिक्षा की जो वर्धा योजना है वो व्यक्तिगत विकास और सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करने वाली एक प्रणाली थी। इसके बाद ये प्रश्न जो है ना, ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, बुनियादी शिक्षा योजना की जगह वर्धा योजना डायरेक्ट भी पूछ सकता है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न 5वां, ऑनलाइन शिक्षा के उद्भव पर आपको प्रकाश डालना है। तो ऑनलाइन शिक्षा पहले से ही चल रही थी, लेकिन जब कोरोना का समय आता है और लोग लॉकडाउन के शिकंजे में कस जाते हैं तो ये एक हथियार बन जाती है, मतलब ये एक सबसे बड़ा सहायक माध्यम बन जाती है। पढ़ाई इसके माध्यम से जारी रह सकती है। हालांकि जो क्लास में फेस टू फेस पढ़ाई होती है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी 2020 में भारत समेत विश्व भर में कोरोना महामारी विश्वविद्यालयों और स्कूलों में संचालित कक्षाओं के निलंबन का कारण बन गई और अभी तक बनी हुई है। अभी भी जो एकदम छोटे स्तर के कक्षाओं वाले स्कूल हैं वो नहीं खुल पाए हैं, मतलब जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं उनकी बात की जा रही है। और ऑनलाइन टीचिंग तब चर्चा में आ जाती है और उपस्थिति इसकी हर जगह हो जाती है, मतलब ये प्लेटफॉर्म के तौर पे अपना पैर फैला लेती है। ऑनलाइन एजुकेशन के लाभ क्या हैं? तो घर बैठकर आप अपना काम कर सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, सबसे पहला फायदा है। इसके अलावा कौशल प्रशिक्षण के दरवाजे से खुलेंगे, कुशल कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। ऑनलाइन पढ़ाने वाले जो लोग होते हैं उनमें कुशलता होती है, ये चीज़ें हमने देखी हैं, तो वो आनाकानी नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा है कि फेस टू फेस क्लास में टीचर जो है वो कुछ तो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, और कुछ जो है वो बरगलाने का काम करते हैं, मतलब बच्चों को कुछ ऐसे ही इधर उधर बहकाकर अपने चले जाएंगे, चाय नाश्ता करेंगे। सरकारी स्कूलों में अक्सर ऐसा देखा जाता है। लेकिन ऑनलाइन जो शिक्षा प्रणाली है उसमें अगर आप लगातार पढ़ा रहे हैं तो उतने समय तक आप फोकस रहेंगे, ये चीज़ें हैं। इसके बाद देख लीजिए, दूर दराज क्षेत्रों में जो छात्र होते हैं वो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से एक बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे घर बैठे। और सीखने के लिए एक सस्ता और त्वरित ये विकल्प है, मतलब मोबाइल में या जो लैपटॉप है, टैबलेट है, उसके माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। तो डाटा का खर्चा तो लगेगा, लेकिन ये तभी सस्ता है। इसके अलावा नुकसान भी है, सिर्फ फायदा ही नहीं है। पहला नुकसान तो स्वास्थ्य को है। लगातार स्क्रीन पर आप आंख डालकर देख रहे हैं, आपने इसी में अनुभव किया होगा, आपने जो पेड ग्रुप ज्वाइन किया होगा या जो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, लगातार देखिए तो आंखें थक जाती हैं, आंखों में पानी आ जाता है या आंखों में सूखेपन की समस्या पैदा होती है, सिर में दर्द होने लगता है, या बैठे बैठे आपकी गर्दन और कमर अकड़ जाती है। हाथ में पकड़कर अगर मोबाइल देखते हैं तो आपके हाथ की अंगुलियां अकड़ जाती हैं, इस प्रकार की समस्या होती है। तो ये सब चीज़ें, और लंबे समय तक इंटरनेट का इस्तेमाल करने से, मतलब लगातार बिना गैप दिए, चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है, आदमी जो है वो अवसाद का शिकार हो जाता है, मूड स्विंग की घटना देखी जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा इंटरनेट के सहारे मोबाइल चलता है या जो कंप्यूटर है वो चलते हैं, तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, और हर इलाके में इंटरनेट की पहुंच इतनी अच्छी नहीं है। ये सब चीज़ें हैं। और आसपास का जो माहौल होता है, जैसे आप घर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम वाला ही जो सिस्टम था, तो उसमें दिक्कतें भी होती हैं। फ़ायदा तो ये है कि आपको घर से बाहर कहीं नहीं जाना है, घर में बैठ के काम करना है, वहीं आपको आपका जो लाभ है वो मिल जाएगा। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि आप स्थिर होकर कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम नहीं कर पाते। ऐसे तो ये है कि माता पिता बच्चों को ड्रेस वूस पहनाकर, खाना वाना खिलाकर, टिफ़िन पैक करते हैं और बस में चढ़ा देते हैं, वो स्कूल गए। अब स्कूल में वो एक माहौल में है, वहाँ पढ़ने का माहौल है, उसमें वो पढ़ रहे हैं। लेकिन वही काम अगर उन्हें घर पर करना हो तो पता लगेगा कि उनका दिमाग चला जाएगा किचन में कि मम्मी जो है वो नूडल बना रही है, तो नूडल खा लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं। तो इस प्रकार से एकाग्रता नहीं बन जाएगी। या उन्हें याद आ जाएगा कि बाहर लोग क्रिकेट के लिए बुला रहे हैं, हालांकि लॉकडाउन में ये सब बंद था, तो चलिए कैरम खेलते हैं, या टीवी ही देख लेते हैं, घर वाले सब टीवी देख रहे हैं, हम मोबाइल में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार की भावनाएं जो है प्रबल हो जाती हैं। तो एकाग्रता का अभाव, माहौल की कमी होती है, ये चीज़ें हैं। और महिला छात्र या महिला जो कर्मचारी होती हैं उनके साथ भी यही होता है, इनको घरेलू जिम्मेदारियों से दो चार होना पड़ता है। जब ये स्कूल चली जाती हैं तब तो इनका पीछा छूट जाता है, और माता पिता यही कहते भी हैं कि घर के काम से डर कर ये स्कूल की ओर भाग रही है। ऐसे लड़कियों को बोलते हैं जो एकदम बेकार इलाके हैं, उनकी बात हो रही है। तो वही चीज़ महिला कर्मचारियों के साथ भी होती है। ये जो एम्प्लॉइज़ होती हैं, ये जब ऑफिस चली जाती हैं तो वहाँ तो ये एकाग्रता के साथ अपना शांति भाव से काम कर सकती हैं, लेकिन घर में रहती हैं तो अगर इनके बच्चे हैं, मतलब ये गृहस्थ हैं, तो बच्चे आ जाएंगे गोदी में बैठने के लिए, इन्हें खिलाना पिलाना पड़ेगा। और अगर बच्चे और पति नहीं है तो माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, वो इन्हें डिस्टर्ब करेंगे। मम्मी जो है वो हर 2 मिनट पर आवाज़ लगाती रहेंगी, जैसे मेरी लगाती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये दिक्कतें हैं।
अब देखिए, ऑनलाइन शिक्षा को नियमित शिक्षा के लिए एक शक्तिशाली प्रतिस्थापन के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन एक भौतिक विश्वविद्यालय और स्कूल स्थान सभी छात्रों के लिए एक समरूप अभिगम देते हैं और अलग अलग पृष्ठभूमि में ये आ सकते हैं। किसी कॉलेज का परिसर सभी छात्रों को औपचारिक समानता प्रदान करता है और उन्हें स्वयं के घरेलू बाधाओं से लांघने की अनुमति भी देता है। कहने का मतलब क्या है, ये पूरी लाइन जो है टेढ़ी मेढ़ी है। इसका मतलब यही है कि माहौल देता है। जो आप जाकर स्कूल में क्लास में बैठकर पढ़ते हैं उसमें होता कुछ और नहीं है। टीचर जो बोर्ड पर पढ़ाता है उससे अच्छा ऑनलाइन आप पढ़ लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हाँ मटेरियल ख़राब होता है, जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप क्लास में बैठकर करते हैं तो वहाँ आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। और आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो पहला डिस्टर्बेंस तो आपका खुद का होता है। जैसे यूट्यूब में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी अंगुलियाँ दूसरी ओर भी जा सकती हैं, किसी दूसरे वीडियो को आप देखने लग सकते हैं जो कि किसी काम का ना हो, मनोरंजन के उद्देश्य से बना हो या एकदम से फिजूल हो। इस प्रकार से जो गैर जरूरी चीज़ें हैं उसको आप देखना शुरू कर देते हैं। या आपके जो गार्जियन हैं, आसपास के जो लोग हैं, आप किसी समाज में रहते होंगे, परिवार में रहते होंगे, तो वो आपको डिस्टर्ब करना चालू कर देते हैं कि चलो खाली बैठे हो, मोबाइल में आंख डाले हो तो चलो मेरा काम करो, इस प्रकार से। तो ये सब दिक्कतें होती हैं और इनसे आप बचे रहते हैं जब आप स्कूल में जाते हैं या किसी वर्क प्लेस पर जाते हैं, दोनों चीज़ों में। इसके बाद देख लीजिए, भारत में व्यावसायिक शिक्षा के परिदृश्य का आपको आकलन करना है। ये शिक्षा पर आधारित पूरा मॉडल प्रश्न पत्र दिखाई देता है। देखिए, व्यावसायिक शिक्षा उन अनुदेशात्मक पाठ्यक्रमों को संदर्भित करती है जो किसी विशेष व्यापार या नौकरी को पाने के लिए आवश्यक कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये इसका उद्देश्य है और यह सभी छात्रों को विशिष्ट करियर के लिए तैयार करता है, भले ही उनमें शैक्षणिक विषय कुछ भी चुने गए। ये आप लिख सकते हैं। और यहाँ आवश्यकता इसलिए है क्योंकि युवा वर्ग की आबादी ज़्यादा है। 29 साल की जो औसत आयु सीमा है वो यहाँ मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाती है, यानी भारत युवा राष्ट्र है। और ऐसे युवा जो है इन्हें कौशल विकास की आवश्यकता है और कौशल विकास तभी होगा जब ये व्यावसायिक शिक्षा को ग्रहण करेंगे। परंपरागत शिक्षा के जरिए जो कौशल विकास है उसमें बाधाएं आती हैं, इसीलिए जो व्यावसायिक शिक्षा है उस पर बल दिया जाता है। इससे ये अपना रोजगार खुद तलाशने में या खुद लगाने में सक्षम होंगे और देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं बनेंगे। तो ये सब इसके पीछे प्लस पॉइंट है। यहाँ कुछ आंकड़े दिए हैं, जैसे कि ये मानव विकास सूचकांक है, तो इसमें रैंकिंग में भारत की सुधार होगा। भारत बहुत बुरी स्थिति में है, तो अच्छी खासी रैंकिंग इससे प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा कुशल कार्यबल विकसित देशों में भी निर्यात किया जा सकता है। और यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि 2030 तक भारत में लगभग जो 245.3 मिलियन श्रमिकों की संख्या है वो अधिशेष होगी और एशिया प्रशांत क्षेत्र में 47 मिलियन जो श्रमिक हैं उनकी कमी होगी। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम चाहें तो उसकी प्रतिपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन प्रतिपूर्ति तो हम तब करेंगे ना जब हमारे पास कुशल श्रमिक होंगे। अकुशल लोगों की तो कोई मांग होती नहीं है। तो ये कुशलता आएगी कैसे? ये कुशलता आएगी व्यावसायिक शिक्षा से, इसको हम लिख सकते हैं। इसके अलावा जो MSME सेक्टर है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। स्वरोजगार, अपना उद्यम आप तभी लगा सकते हैं जब आपके अंदर कौशल हो, और कौशल तभी आएगा जब आपके पास टेक्निकल नॉलेज हो। तो वो सब चीज़ें आपको ये शिक्षा देगी। ये सब हम लिख सकते हैं। इसके बाद जो 7वें नंबर का प्रश्न है इसको देख लीजिएगा। भारत में महिलाओं और लड़कियों को स्कूल छोड़ने के जो कारण हैं, ये स्कूल छोड़ देती हैं, तो क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, भारत की रूढ़िवादी परंपरावादी जो सामाजिक प्रथा है या समाज है उसको आप कह सकते हैं, वह महिलाओं की स्थिति को युगों से पुरुषों की तुलना में कमज़ोर रखता है। देखिए, यहाँ पर जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो एक जो पक्ष है या एक जो वर्ग है वो ऐसा समझता है कि महिलाओं को पुरुषों से सशक्त बनाना है, मतलब उन्हें पुरुषों से आगे रखना है, लेडीज़ फर्स्ट, इस प्रकार से कहा जाता है। तो ये सब जो मानसिकता है ये अच्छी नहीं है, ये असमानता पैदा करेगी। अभी आप महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिलाएं जो हैं वो नीचे हैं तो उनको ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मानसिकता है जिसके द्वारा आप महिला सशक्तिकरण में लेडीज़ फर्स्ट वाली मानसिकता रखते हैं, तो उसके जरिए होगा ये कि कुछ सालों बाद महिला सशक्तिकरण जो है वो महिलाओं के वर्चस्व में तब्दील हो जाएगा। यानी महिलाएं आज के जो पुरुष हैं उनकी स्थिति में आ जाएंगी और पुरुष नीचे चले जाएंगे। ऐसा होगा, किसी एक को आप उठा रहे हैं तो दूसरे को दबाएंगे, ये प्रवृत्ति होती है। तो ऐसी स्थिति में फिर असमानता आएगी और असमानता जो है वो किसी भी समाज के लिए अच्छी नहीं होती है। तो दोनों को बराबर का अवसर मिले, जितना अवसर पुरुषों को मिल रहा है उतना महिलाओं को मिले, या जितना महिलाओं को मिल रहा है उतना पुरुषों को मिले। यही सकारात्मकता है और यही सही विकास का तरीका है। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि सरकार जो है वो लड़कियों को भारतीय स्कूलों में लाने के लिए अपनी परियोजनाएं चलाती है, बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अक्सर वो स्कूलों को छोड़ देती हैं या शिक्षा के दायरे से दूरी बना लेती हैं। छोड़े ना भी तो सिर्फ नाम लिखवा लेती हैं और उसके बाद जो ग्रामीण इलाके होते हैं या बहुत पिछड़े हुए इलाके होते हैं वहाँ पर होता ये है कि इंटर तक आते आते शादी कर दी जाती है, मांग में एकदम चटकीला सिंदूर हो जाता है और चूड़ियाँ पहन लेती हैं, और उसके बाद होता क्या है कि घर बैठ जाती हैं। माता पिता कहते हैं कि घर रहो, स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है, जब परीक्षा होगी तो हम दिलवा देंगे, परीक्षा आएगी तो हम सेंटर पर जाकर तुम्हें बाइक पर सवार करवा के दिलवा देंगे। ऐसा मैंने देखा है।
तो इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। वो पढ़ेंगी क्या, जाकर पास हो जाएंगी परीक्षा में और क्या। जो परीक्षा की प्रणाली है, यूपी बोर्ड का आप नज़ीर देखते ही हैं, ऐसे ही बिहार बोर्ड भी है। तो ये लड़कियों का दोष नहीं है, बल्कि जो माहौल है और उनके जो गार्जियन हैं उनका दोष है। और ये स्थितियाँ अक्सर पाई जाती हैं। और कुछ लड़कियाँ जो होती हैं बहुत अच्छी शिक्षा भी प्राप्त करती हैं, वो भी बात है। अब देखिए, बीच में स्कूल छोड़ने के कुछ कारण होते हैं। कारण क्या है? जो बुनियादी सुविधाएं हैं वही नहीं होती हैं। इसके अलावा सड़क और परिवहन की भी दिक्कतें होती हैं। पता लगा जो अभिभावक होते हैं वो लड़कों को तो बहुत दूर दूर तक पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन लड़कियों को नहीं भेजना चाहते हैं। तो जो दूर दराज के इलाके हैं, अगर स्कूल वहाँ से दूर है तो ये पढ़ाई छुड़वा देंगे, कहेंगे कि उतना दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, तुम्हें लड़के देख लेंगे, तुम्हें आदमी देख लेंगे। इस प्रकार की जो मानसिकता है ये होती है। इसके बाद पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, मतलब लड़कियाँ जो होती हैं ये घर में फ्री की नौकरानी होती हैं। ये सुनने में थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन है। ये अधिकतर जो अभिभावक होते हैं इनको ऐसे ही ट्रीट करते हैं। अगर कोई अभिभावक अपनी बच्ची के साथ बराबरी का बर्ताव करता है, उसे एक सदस्य के तौर पे मानता है और उसे उतनी ही प्राथमिकता देता है जितने कि अपने बेटे को देता है, तो वो अभिभावक काबिले तारीफ है, प्रशंसनीय है और पूजनीय भी है। लेकिन ऐसा भारत में अधिकतर अभिभावक नहीं करते हैं। वो दावा भले ही करें, ऊपर से लंबी लंबी बातें करें कि मतलब मेरे लिए लड़की और लड़का बराबर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब उनकी बराबरी की नौबत आती है तो वो उसमें से लड़के को चुनते हैं, क्योंकि वो उनकी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, ऐसा उनका मानना है। और लड़की जो है वो मेरा धन तो है नहीं, वो दूसरे का धन है, पराये घर की है, उसको जाना है दूसरे के घर, तो वो अपने घर जाएगी, तब वहाँ पर स्थिर होकर अपना काम करेगी, यानी उसका कोई घर ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये फ्री की नौकरानियाँ जो होती हैं ये घर के काम से लेकर, अगर खेतीहर किसान के बच्चे हैं तो वहाँ पे खेती का भी काम करती हैं, धान काटेंगी, गेहूँ लगाएंगी, ये सब काम करेंगी। उसके बाद बोझा ढोएंगी, खेती के जितने काम है वो करेंगी, और नहीं कुछ काम है तो अपने बाप और भाई को रोटियां पहुंचाने का काम करेंगी, ये काम करती हैं। और घर पर रहकर एक बेहतर गृहिणी बनना सीखती हैं। मतलब 10 साल से ऊपर होती हैं तो माताएं जो हैं वो लग जाती हैं ट्रेनिंग देने में। जो वो खुद की रहती हैं वही अपनी बच्ची पर भी थोपना चाहती हैं। वो ये नहीं सोचती हैं कि उन्हें सुधार की आवश्यकता है। इसके बाद गरीब परिवारों में ये ज़्यादा प्रचलित है, वैसे तो पूरे भारत में है। पूरे भारत में ये मानसिकता है, यकीन आप करिए ना करिए, पूरे भारत में ये मानसिकता है कि अगर महिला है तो काम करना, जो घरेलू काम करना है वो उसी की जिम्मेदारी है, चाहे वो कामकाजी ही क्यों ना हो। और ऐसे में जो बड़े बड़े शहर हैं, गांव में तो ये स्थिति स्पष्ट होती है, वहाँ स्पष्ट विभाजन दिखाई देता है कि तुम लड़की हो तो तुम चूल्हा चौका संभालोगी, ऐसा। लेकिन जो बड़े शहर होते हैं वहाँ कहा नहीं जाता, लेकिन थोपा जाता है। जो बड़े बड़े शहरों में जो अच्छी नौकरी करने वाली, बढ़िया सैलरी पाने वाली महिलाएं होती हैं, उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव होता है। जब वो घर पहुंचती हैं तो उनका मुंह देखते हैं लोग कि खाना क्यों नहीं पका रही है, ये बर्तन क्यों नहीं धो रही है, ये बच्चों को क्यों नहीं संभाल रही है। और पति जो है वो बैठ जाएगा, या जो बाप और माता हैं वो बैठ जाएंगे कि चाय ले आओ, आ गई हो तो चाय ले आओ, खुद भी बनाकर पियो, और अपने जो परिवार वाले हैं उनको भी पिलाओ। और हम लोग कब से नाश्ते का इंतजार कर रहे थे, तो नाश्ता अब तक बना क्यों नहीं, ये सब। और सुबह जब वो ड्यूटी के लिए निकलने लगती हैं तो उनके साथ ऐसा बर्ताव होता है कि मतलब आप घर से नाश्ता बनाकर निकलिए, चाय बनाकर निकलिए, और अगर ऐसा नहीं किया तो घर वाले जो है वो नाराज़ हो जाते हैं। तो ये स्थितियाँ जो पढ़ने वाली लड़कियाँ होती हैं उनके लिए भी होती हैं। स्कूल जाने से पहले उन्हें पूरे घर को खिला पिला कर तब जाना होता है, खुद खाएं या न खाएं वो अलग चीज़ है। ये सब चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से उन्हें जो घर के काम है वो करने के लिए समय चाहिए होता है, तो वो स्कूल छोड़ देती हैं। बहुत बार क्या होता है कि लेट स्कूल पहुँचती हैं, खाना पकाने में देर हो जाती है, तो वहाँ मार पड़ती है, उसके बाद छोड़ देती हैं। और कई लड़कियों को स्कूलों से दूर रखा जाता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पढ़ाना ये समाज के सम्मान के खिलाफ हो जाता है। और माता पिता ये सोचते हैं कि ज़्यादा पढ़ लेगी तो इसकी बुद्धि आ जाएगी, और बुद्धि आ जाएगी तो मेरे हिसाब से ये शादी विवाह नहीं करेगी। मतलब शादी करना जो है ये खुदा का आशीर्वाद माना जाता है, ये चीज़ें। इसके बाद महिला शिक्षकों की कमी है। मतलब माता पिता की एक ये भी मानसिकता है कि मेरी बेटी है तो उसको कोई लड़का नहीं पढ़ाएगा, उसको पढ़ाएगी तो लड़की ही पढ़ाएगी। और इसी मानसिकता के चलते बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। जो बालिका विद्यालय हैं यानी गर्ल्स इंटर कॉलेज होते हैं, वो इसी मानसिकता के चलते डेवलप होते हैं कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ लड़की यानी लड़कियों का स्टाफ है। अब देख लीजिए, यहाँ पर इसी समस्या का समाधान स्वयं लड़कियों को शिक्षित करने से ही शुरू हो सकता है, ताकि वो शिक्षक बनने की आकांक्षा रखें। और सरकार जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लैंगिक असमानता से इनकार करती है, और अधिक लड़कियों की भर्ती करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन जो परिणाम है वो बहुत ज़्यादा आशाजनक नहीं है। इसके बाद और चुनौतियाँ भी हैं। चुनौतियाँ ये हैं कि ग्रामीण महिलाओं में सामाजिक चेतना का अभाव है। महिलाएं जो खुद झेली रहती हैं वो चाहती हैं कि उसका बदला लें, और बदला किससे लेती हैं? ज़्यादा जो बदले वाला हिस्सा है वो अपनी बहुओं से लेती हैं, और जो थोड़ा कम बदले वाला हिस्सा है वो अपनी बेटियों से लेती हैं, लेकिन लेती दोनों से है। और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए जो महिला शिक्षक हैं उनकी अनिच्छा होती है। मतलब जो लेडीज़ टीचर होती हैं
वो गांव में नहीं जाना चाहती। वो सड़क की जो चमकदार, मतलब शहर के जो चमकदार सड़क वाले स्कूल होते हैं वहाँ रहना चाहती हैं। पगडंडी के सहारे अंदर जाकर किसी दूर दराज के स्कूल में वो नहीं पढ़ाना चाहती। एक प्रसंग था जिसमें कि एक महिला प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका थी और उनसे मैंने बात की और उनकी पोस्टिंग हो गई थी गांव में, पहली नियुक्ति थी और गांव में पोस्टिंग हुई थी। तो उन्होंने कहा कि अरे क्या नौकरी है, इससे अच्छा तो मैंने घर में ही बैठना स्वीकार किया होता, वहाँ जाकर गंदे गंदे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है जो कि सिर्फ नेकर पहनकर आ जाते हैं, कभी कभी नाक बहती रहती है, नहाए नहीं रहते हैं, बिल्कुल काले कलूटे। तो ऐसी मानसिकता अगर एक अध्यापक की होगी तो वो समाज को क्या सुधारेगा। तो ऐसे भी लोग होते हैं, ये चीज़ें हैं। और हम स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं, तो सुधारने का एक ही तरीका है, जागरूकता। जो महिलाएं हैं वही जागरूक जब होंगी तभी कुछ हो सकता है। सरकार चाहे जितना हाथ पैर मार ले, वही सब यहाँ लिखा भी है, सरकार चाहे जितना हाथ पैर मार ले, लेकिन महिलाओं को खुद अपने स्तर पर जागरूक होना होगा। मतलब जो माताएं हैं, जो बड़ी महिलाएं हैं, वो जब अपना हथियार उठा लेंगी, यानी अपनी ओर से लड़कियों को सपोर्ट देंगी, तो जो बड़े बड़े पुरुषवादी मानसिकता के लोग हैं वो भी उनके आगे नतमस्तक हो जाएंगे, क्योंकि महिला शक्ति होती ही ऐसी है। कहा जाता है ना त्रिया हट, तो त्रिया हट को यहाँ नेगेटिव तरीके से मत लीजिएगा। उसका पॉजिटिव फैक्ट यही है कि अगर औरतें कुछ ठान लेती हैं, महिलाएं कुछ हट अपना ठान लेती हैं, तो वो पूरा करवा के दम लेती हैं, समाज को मानना पड़ता है। तो यहाँ इसी प्रकार के सकारात्मक हट की आवश्यकता है। मतलब माताओं को खुद अड़ने की ज़रूरत है कि मेरी बेटी जो है वो पढ़ेगी, पहले पढ़ेगी, पढ़ाई सर्वप्रथम है, उसके बाद ही कुछ है, ये चीज़ें हैं। उसके अलावा सरकार की ओर से तो अनेकों कार्यक्रम हैं, जैसे कि छात्रवृत्ति है, भोजन कार्यक्रम है, या आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके अलावा स्कूलों में शौचालयों का निर्माण करवाना है, और जो सैनिटरी नैपकिन है उनको बांटने की प्रथा भी चली है, ये भी एक उसमें जिम्मेदार है। देखिए स्कूल छोड़ने का लड़कियों के एक ये भी कारण है, जो मासिक धर्म संबंधी समस्या होती है। स्कूलों में जो शौचालय होते हैं वहाँ स्वच्छता का अभाव होता है, मतलब गंदगी होती है, तो इसकी वजह से लड़कियाँ वहाँ जा नहीं पाती, तो वो जाने से ही कतराती हैं, स्कूल ही जाने से कतराती हैं, ये भी एक समस्या है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। निष्कर्ष यही है कि हमें अपनी ओर से प्रयास करना होगा, जमीनी प्रयास की आवश्यकता है। 8वें नंबर के प्रश्न को देखिए, शिक्षा में प्रौद्योगिकी के महत्व को हमें बताना है। तो प्रौद्योगिकी का महत्व है कौशल विकास में। जो कौशल विकास का पूरा मिशन भारत सरकार चला रही है, उसमें जब तक टेक्निकल और जो इंडस्ट्रियल एजुकेशन हम देखते हैं उसकी प्राप्ति नहीं होगी, तब तक कौशल विकास संभव नहीं है। या तो इसमें दो तरीके हो सकते हैं, या तो आपने परंपरागत शिक्षा प्राप्त की हो और उसके बाद जो कौशल विकास कार्यक्रम सरकार का है उसमें अलग अलग क्षेत्रों में आपको कुशल बनाया जाए, यानी दोहरी ट्रेनिंग लीजिए। और नहीं तो आपने जो पढ़ाई की है उसी को इस हिसाब से कीजिए कि आपको दोहरा सीखना ना पड़े। और जो प्रौद्योगिकी का महत्व है यहाँ पे इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि सभी के लिए शिक्षा का जो लक्ष्य है उसको ये पूरा करने में सहयोग देगा, शिक्षा की लागत को कम करेगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो संसाधनों का खर्च है उसको कम कर सकते हैं और कम लागत में ही बढ़िया सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। शिक्षा की क्षमता में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा की पहुंच का विस्तार कर सकते हैं। और कुछ तकनीकी उपलब्धियों को आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मुक्त शैक्षणिक संस्थानों का जो राष्ट्रीय भंडार है उसको आप जोड़ सकते हैं, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी है, ई ज्ञान कोश है, इसको आप जोड़ सकते हैं, EPG पाठशाला है, इसको आप जोड़ सकते हैं, या मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इसको आप लिख सकते हैं। तो बहुत कुछ लिखने के लिए इसमें है। और कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या है, तो तकनीकी सफलता की कहानियां हमें प्रौद्योगिकी में भारी निवेश करने के लिए उत्सुक बनाती हैं, लेकिन कुछ इसमें दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें क्या हैं कि यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा वर्चस्व होता है। जो टेक्निकल टर्म होते हैं या जो इंटरनेट की भाषा होती है, जो डिजिटल भाषा होती है, ये सब अंग्रेजी लैंग्वेज में होती है और हिंदी भाषी लोगों को दिक्कत होती है, या जो क्षेत्रीय भाषा के लोग हैं वो इससे दूर दराज रहते हैं। तो यहाँ पर जो सामान्य स्थानीय भाषाएं हैं उसमें अगर इनका प्रावधान हो तो ये ज़्यादा सुविधाजनक होगा। तो निष्कर्ष के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो इसमें आप लिख सकते हैं कि बुद्धिमानी से इसका उपयोग अगर किया जाता है, मतलब कौशल जो यहाँ हम लोग विकसित करना चाह रहे हैं उसमें बुद्धिमत्ता को अगर जोड़ा जाता है तो तकनीकी डिजिटल डिवाइड को कम करने में हमारी ये काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। और जो प्रतिबंधात्मक डिजिटल पहुँच है उसके मुद्दों को संबोधित भी करती है, ये भी आप लिख सकते हैं। और हमें उस तकनीक को अपनाना चाहिए जो कि समग्र राष्ट्र और आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए समाज के हर वर्ग के हित को बढ़ाने के लिए समर्पित हो। इस प्रकार से आप बहुत कुछ इसमें जोड़ सकते हैं। 9वें नंबर के प्रश्न में देखिएगा, इसमें कहा गया है कि SC और ST की जो शिक्षा है उसके हितों को सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक दिशा निर्देशों की जो संक्षिप्त रूपरेखा है वो हमें देनी है। मतलब SC ST समुदाय जो है वो शिक्षित होकर जागरूक हो और अपने भले बुरे की समझ रख सके, इसके लिए यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं संविधान में, उसी को हमें लिखना है। तो भारत में अपने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रहने के लिए भारत सरकार का जो सामाजिक रूप से लोकतांत्रिक रूप है वो सामने आता है।
और इसके लिए भारतीय संविधान ने जो प्रावधान किए हैं उसमें आप देख लीजिए, मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद 15-16 मतलब 16 का क्लास 4 है और 4A है। इसके अलावा 17वां जो अनुच्छेद है इसमें भेदभाव निषेध की बात कही गई है, मतलब किसी भी प्रकार का लैंगिक भेदभाव या जातिगत भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। और लेख रोजगार, मतलब ये जो लेख है ये रोजगार और पदोन्नति के मामलों में अस्पृश्यता और सकारात्मक भेदभाव की प्रथा को भी समाप्त करते हैं। मतलब पढ़ाई के स्तर से लेकर नौकरी के स्तर तक अस्पृश्यता और भेदभाव का ये विरोध करते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 46 को आप देख लीजिए, यहाँ पर डीपीएसपी यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी बात की जा रही है। तो इसके तहत कमजोर वर्ग यानी एससी और एसटी, इनको सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक हित की बढ़ावा देने के लिए राज्य को निर्देश दिया जाता है। मतलब यहाँ पे राज्य को उसके कर्तव्य का बोध कराया जाता है। नीति निर्देशक तत्वों में यही चीज़ें हैं। और इसमें ये कहा जाता है कि वो जितने भी पिछड़े वर्ग हैं उनके हितों को सुनिश्चित करें। और अनुच्छेद 320, 335, 338 इस प्रकार से अनेकों अनुच्छेद हैं। यहाँ तो कुछ गिनती के दिए हुए हैं, आप खोज कर संविधान में से इस प्रकार के अनुच्छेदों को छांट सकते हैं जहाँ पर एससी एसटी के शिक्षा से संबंधित या उनके अधिकारों से संबंधित प्रावधान किए गए। आगे चलते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है, इस पर निबंध भी आ सकता है। तो निबंध के लिए भी इस शीर्षक को तैयार कर लीजिएगा और इस पर मॉडल निबंध आपको दिया जा चुका है। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 इसके कार्यान्वयन में शामिल चुनौतियों की भी व्याख्या आपको करनी है। दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। तो आपको पहले लिखना होगा कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है और वह अपनी रिपोर्ट सौंपता है और उसी के प्रावधान के तहत 2019 में रिपोर्ट आती है और उसी के प्रावधान के तहत ये जो नई एजुकेशनल पॉलिसी है 2020 इसको लॉन्च किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, जो पुरानी शिक्षा नीति थी 1986 वाली, उसको यहाँ रिमूव करना, मतलब उसको प्रतिस्थापित करना और उसके स्थान पर एक नवाचार और कौशल युक्त शिक्षा का प्रावधान करना, जो कि जमीनी स्तर से लेकर एकदम जो विश्वविद्यालयी स्तर है वहाँ तक मौजूद रहे। कुल मिलाकर ऐसे नागरिकों का निर्माण करना, ऐसे युवाओं का निर्माण करना जो कि कौशल युक्त हो और स्वरोजगार करने में या अपना पेट पालने में सक्षम हो और जो नैतिक मूल्य हैं उनके मामले में भी समृद्ध हो। ये सब चीज़ें हैं। चुनौतियाँ क्या हैं, तो शिक्षकों की उपलब्धता। जो नई शिक्षा नीति है उसमें अच्छी खासी मात्रा में अध्यापकों की, और वो भी जो ट्रेंड अध्यापक हैं, यानी बीएड को यहाँ अनिवार्य कर दिया गया है, तो जो ट्रेंड अध्यापक हैं उनकी उपलब्धता आवश्यक है और ऐसी कंडीशन में उनकी कमी महसूस होगी। हालांकि नियुक्तियों का दरवाजा खोलकर आप दोनों तरीके का काम कर सकते हैं, यानी एक तरफ बेरोजगारों का भला कर सकते हैं और दूसरी तरफ ये जो शिक्षा नीति है इसको आराम से लागू कर सकते हैं। तो ये इसका समाधान हो सकता है। इसके अलावा निम्न गुणवत्ता वाले शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, यानी जहाँ पर अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए, बीएड की जो अनिवार्यता की गई है, तो इससे होगा क्या कि ट्रेनिंग सभी लोग लेना शुरू करेंगे जो शिक्षक बनने के इच्छुक हैं और जाकर फिर शिक्षा का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन होता यह है कि बीएड किए हुए जो युवा होते हैं उसमें भी सभी योग्य हो पढ़ाने के, ऐसा नहीं होता। पढ़ाने का कौशल सबके पास नहीं होता है और उसके पीछे जिम्मेदार जो ट्रेनिंग संस्थान है वो होते हैं। इसके अलावा जो त्रिभाषी नीति है वो भी एक चुनौती है। ये सब चीज़ें हैं। और शैक्षणिक संस्थानों में दी जा रही जो शिक्षा है और बाहर उपलब्ध होने वाली नौकरी, इसके बीच में भारी अंतर है। मतलब इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जनसंख्या और जो वैकेंसीज आती हैं उनके बीच का रेशियो कितना, मतलब अंतर बीच में पाया जाता है। रेशियो जो है वो एकदम असमान है और इतनी बड़ी खाई को पाटना ये किसी भी नीति के वश की बात नहीं है। ये सब समस्या है। और भी चुनौतियां हैं, जैसे कि 7वीं और 8वीं कक्षा तक परीक्षा का प्रावधान न होना। तो देखिए, परीक्षा का प्रावधान न होना ये मानसिक बोझ को तो कम करेगा, मतलब जो मानसिक टेंशन के शिकार बच्चे हो जाते थे और बस्ते का बोझ यहाँ घटा देगा, वो सब ठीक है। लेकिन परीक्षा के चलते डर कर लोग पढ़ते हैं, ये इसके पीछे एक रीज़न होता है। मतलब अगर आपसे कह दिया जाए कि साल के अंत में परीक्षा नहीं होगी, बस आप पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, आप अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए जाएंगे, तो आप पढ़ेंगे? कभी नहीं पढ़ेंगे। ऊपर से दबाव आवश्यक होता है। तो ये यहाँ पर प्रावधान न होना ये लचर रवैये को दर्शाता है। मुफ्त नाश्ते के प्रावधान से राजकोष पर बोझ बढ़ेगा, मतलब नाश्ता फ्री में देंगे। इसके अलावा नई नीति आधुनिक तकनीकों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा के मामले में एकदम चुप्पी साधे हुए है। देखिए, आप डिजिटल की बात कर रहे हैं तो साइबर सुरक्षा उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है, क्योंकि सुरक्षा जब तक नहीं रहेगी तब तक आप खुलकर इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसके बाद आप देख लीजिए, जैसे बॉयज़ लॉकर रूम वाली जो घटना हुई थी अभी यही कोविड लॉकडाउन के दौर में, तो ये सब क्या है, ये जो साइबर असुरक्षा है उसी का नतीजा है। इसके अलावा वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र अधिक व्यय की मांग करते हैं। शिक्षा क्षेत्र में जीडीपी का 6% खर्च करना मुश्किल लगता है। अर्थव्यवस्था वैसे ही खस्ता हाल है। ये शिक्षा नीति जिस समय लॉन्च हुई है, ये समय अर्थव्यवस्था के लिए और पूरी दुनिया के लिए संकटकालीन है। इसमें लोग जिंदा रह लें, पेट पालन कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। तो कुछ भी नया और बहुत महत्वाकांक्षी करना ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा।
और सबसे पहली बात यह है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य जो क्षेत्र है उसको और मजबूत करने की तत्कालीन मांग है, वर्तमान समय में तो और ज़्यादा है। उसके अलावा रक्षा क्षेत्र, क्योंकि बाहर से चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो यहाँ निवेश हम कर ही रहे हैं। अब उसके बाद अगर शिक्षा क्षेत्र में भी इसी हिसाब से निवेश करना रहेगा तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब बातें हैं। नीति कुल मिलाकर बहुत अच्छी है, लेकिन क्रियान्वयन अगर इसका सही ढंग से नहीं हो पाया तो अच्छी अच्छी नीतियां बेकार हो जाती हैं। इसलिए इसका यथासंभव जो क्रियान्वयन है उसको करने की आवश्यकता है। 100% तो नहीं किया जा सकता, ये मानी हुई बात है, लेकिन फिर भी अगर हम मैक्सिमम कर लेते हैं तो इसे सफल समझा जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ से खंड ब आपका शुरू होता है। शब्द सीमा कम हो गई है, 50 शब्दों की हो गई है और 6 अंक का प्रत्येक प्रश्न आपका है। देखिए, पहला प्रश्न है स्वयं और स्वयं प्रभा को आपको संक्षेप में बताना है। तो 2017 में ये लॉन्च होता है। स्वयं क्या है? तो ये युवा आकांक्षाओं के लिए अध्ययन सक्रियता का अध्ययन वेब है, मतलब ये एक वेब मंच है और ऑनलाइन मंच के जरिए विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों के जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराया जाता है। मतलब आप घर के कोने में बैठकर दुनिया के किसी भी देश के किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज या स्कूल के जो नामी गिरामी शिक्षक हैं उनसे अध्ययन कर सकते हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और देश के किसी भी हिस्से में रह रहे छात्र इन पाठ्यक्रमों को पढ़ सकते हैं। और मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम, जिसे कि MOOC के रूप में जाना जाता है, वो इसी तौर पे देखा जा रहा है। इसके अलावा स्वयं प्रभा क्या है? तो इसमें DTH जो चैनल हैं, 32 DTH शैक्षणिक चैनल हैं, उसके माध्यम से डायरेक्ट टू होम सर्विस के द्वारा सरकार टीवी के माध्यम से शिक्षित करेगी। ये जो चैनल है इन पर एक पाठ्यक्रम का पूरा ढांचा होगा, टाइम टेबल होगा और उसके हिसाब से पढ़ाई होगी। ये हमने देखा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो DD प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से 12 शैक्षणिक टीवी चैनल शुरू करने का निर्णय लिया है और प्रत्येक वर्ग को एक चैनल समर्पित किया जाएगा। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि 86वां जो संवैधानिक संशोधन है उसके तहत कौन कौन से प्रावधान किए गए। तो ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है और इसमें कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार जो ये अधिनियम था, ये इसी जो संशोधन अधिनियम है इसके द्वारा संशोधित किया जाता है। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51A इसके दायरे में आते हैं। तो अनुच्छेद 21A में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया और 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। ये संवैधानिक प्रावधान है। इसके अलावा 45 से यहाँ आप देख रहे हैं अनुच्छेद 4, माफ कीजिएगा, यहाँ अनुच्छेद 45 है और इसे आप चाहें तो हेडिंग डालकर लिख सकते हैं, इसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 45 वाला जो इसमें मामला है, इसमें क्या किया जाता है? 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, मतलब आंगनबाड़ी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें आता है। और 51A में क्या है? तो यह माता पिता और अभिभावक के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य करता है, मतलब उन्हें विवश कर देता है कि वो इसे करें, यानी शिक्षा देने के लिए विवश हो जाते हैं। यहाँ तक हमने देखा। अब आगे चलते हैं। देखिए, जो तीसरा प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि स्ट्राइड स्कीम क्या है और इस पर आपको एक छोटा सा नोट लिखना है, तो बहुत ज़्यादा इसमें फैलाने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्राइड जो है ये भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च योजना है और यह जो रिसर्च योजना है यह गुणवत्ता अनुसंधान, नए ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च एक एकीकृत दृष्टिकोण है और यह विभिन्न विषयों के जांचकर्ता, मतलब जो अलग अलग जांचकर्ता होते हैं उनको समस्याओं का समाधान खोजने में सहयोग करता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेशी कार्यक्रम, जिसे कि इक्विप कहा जा रहा है, ये क्या चीज़ है? तो यह देश में उच्च शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए 5 साल का दृष्टि कार्यक्रम है और इसमें केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इक्विप का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है नीति नियोजन और कार्यान्वयन के बीच की खाई को पाटना और इसके उद्देश्य आप नीचे देख रहे हैं। इसमें जो सकल नामांकन अनुपात है उसको बढ़ाना इसका उद्देश्य है और कितना बढ़ाना? तो 2 टाइम्स, मतलब इसमें इंक्रीज करना। इसके अलावा दूरस्थ क्षेत्र जो है वहाँ पे शैक्षणिक पहुंच को बनाना, उसका विस्तार करना, विश्व स्तर पर भारत को एक अध्ययन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना और शीर्ष जो 1000 वैश्विक विश्वविद्यालय हैं उसमें भारत को न्यूनतम 50 संस्थानों में शामिल करना, मतलब भारत के न्यूनतम 50 संस्थानों को इसमें शामिल करना, जो कि अभी एक भी नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। साक्षरता दर पर आपको बताना है ये क्या चीज़ है। साक्षरता दर किसको कहते हैं? देखिए, साक्षरता दर किसी दी गई जनसंख्या में साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या को इंगित करती है और इसे कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। वयस्क साक्षरता दर या सिर्फ साक्षरता दर 15 और अधिक जो आयु के लोग हैं, मतलब 15 वर्ष या उससे ज़्यादा आयु के जो बच्चे हैं किशोर वय के, उनके बीच साक्षरता को मापता है। और युवा साक्षरता दर आमतौर पर 15 से 24 वर्ष की आयु के बच्चों जो व्यक्ति हैं, ये बच्चे तो नहीं है, मतलब ये किशोर से लेकर तरुण अवस्था होती है, तो इस आयु के जो व्यक्ति हैं इनकी साक्षरता को मापता है। मतलब यहाँ पे साक्षरता दर के भी मानक हैं।
वयस्क साक्षरता दर है और उसके अलावा युवा साक्षरता दर है। तो इसको आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। 6वें नंबर के प्रश्न में महिला समाख्या योजना पर आपको प्रकाश डालना है। तो 1988 में शुरू की गई महिला समाख्या कार्यक्रम या योजना, इसका उद्देश्य है महिलाओं को शिक्षा प्रणाली में शामिल करना और यह ग्राम स्तर की महिलाओं के सामूहिक संघ के रूप में जाना जाता है। और ये संघ गरीबी और हाशिए में खड़ी हुई जो महिलाएं हैं, मतलब पिछड़ी हुई महिलाएं, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। शिक्षा और विकास की उनकी जो बाधाएं हैं उनको दूर करने का काम करता है और इसमें अलग अलग तरीके से जो व्यापक मुद्दे हैं उनको कवर किया गया है, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। दीक्षा प्लेटफॉर्म क्या है, ये आपको बताना है। तो दीक्षा प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म है, यहाँ आप देख लीजिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि शिक्षकों और छात्रों तथा अभिभावकों को एक आकर्षक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराएगा जो कि स्कूली पाठ्यक्रम के हिसाब से होगी। और इस सेवा को जो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है यानी MHRD है, उसके द्वारा और NCTE के द्वारा समर्पित किया गया है। और इसमें डिजिटल ढांचे का सहारा लेके एक पूरा पाठ्यक्रम लॉन्च किया गया है और इसके अपने अपने टाइम टेबल हैं, उसके माध्यम से पढ़ाई होगी। तो ये दीक्षा प्लेटफॉर्म है और जब तक भी शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त नहीं हो जाते तब तक इनका नामांकन यहाँ पर होता है। तो यहाँ शिक्षकों का नामांकन किया जाता है और उन शिक्षकों के माध्यम से छात्रों को पढ़ाया जाता है। इस प्रकार से होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो 8वें नंबर का प्रश्न है, इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आपको प्रकाश डालना है। तो 2015 में ये योजना शुरू होती है। बेटी बचाओ का मतलब ये है कि कन्या भ्रूण हत्या या जो गर्भपात वाली समस्याएं होती हैं उसके द्वारा लड़कियों को मार डाला जाता है, तो इन सब चीज़ों से निजात पाएं और उसके अलावा बेटियों को पढ़ाएं। जो लड़कियां पैदा हो गई हैं उनको घर के काम में ही ना जोत दें, उन्हें पढ़ाने का काम करें ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। तो यह योजना कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या को रोकने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसे कन्या शिक्षा के साथ भी जोड़ दिया जाता है। मतलब पहले ये बेटी बचाओ थी लेकिन बाद में ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो जाती है। और प्रत्येक लड़की के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए इसे सुनिश्चित किया गया है ताकि वो बराबरी पर शैक्षणिक गतिविधियों में हिस्सा ले सके। पढ़ेंगी तभी तो योग्य बनेंगी। इसके बाद जो 9वें नंबर का प्रश्न है, इसमें ICT का शिक्षा में क्या महत्व है ये आपको बताना है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की बात की जा रही है। निसंदेह इसका बहुत बड़ा योगदान है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही हम नई नई सूचनाओं से परिचित होते हैं और यह जो प्रणाली होती है ये शिक्षा के निर्देशों को एकदम नए ढंग से प्रस्तुत करती है। कौशल युक्त शिक्षा हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा है उसको हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और जो चीज़ें हमें ऐसे सामान्य धरातल पर उपलब्ध नहीं है उसे हम इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए अपने घर बैठे अर्जित कर सकते हैं। ये सब इसके फायदे हैं और छात्र इससे बेहतर ढंग से सीख पाते हैं और शैक्षणिक गतिविधियों में काफ़ी हद तक सुधार होता है। इसके बाद जो अगला इसमें टॉपिक है 10वें नंबर का हमारा प्रश्न है, इसमें मनोदर्पण पहल पर आपको एक नोट लिखना है। तो आत्मनिर्भर भारत के भाग के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया था। मनोदर्पण पहल क्या है? इसमें छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कोविड-19 के प्रकोप का जो दौर चल रहा है इस समय और इसके बाद के लिए मनोसामाजिक सहायता दी जाएगी। मतलब घर बैठकर बच्चों में डिप्रेशन पैदा हो गया है। सिर्फ बच्चों में ही नहीं, हर वर्ग में ऐसा तनाव देखा गया है। खासतौर पे वो लोग जो कि बाहर जाकर अपना काम करते थे, कामकाजी थे या पढ़ाकू थे, दोनों में से कोई एक थे, तो वो घर बैठे बैठे एक तो खाली बैठे हैं और उसमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके खाते में सरकारी तनख्वाह नहीं आती है, तो उन्हें कमाने खाने का और पढ़ने का प्रश्न खड़ा हो गया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ डिप्रेशन की कारक बन गई हैं। तो उसमें से बच्चों को उबारने के लिए ये जो मनोदर्पण पहल है इसको लॉन्च किया गया है और इस पहल के तहत जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है इसको लॉन्च किया गया है और परामर्शदाता और मनोवैज्ञानिक यहाँ पे हमेशा उपलब्ध रहेंगे जो कि बच्चों की काउंसलिंग करेंगे। टेली काउंसलिंग के माध्यम से यहाँ उनके मनोविकारों का इलाज किया जाएगा। ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। बाद आपका खंड 6 सामने आता है। इसमें वर्ल्ड बैंक का जो स्टार्स प्रोजेक्ट है इस पर आपको चर्चा करनी है। तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रेंथिंग टीचिंग एंड लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म है। और 6 भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना। और 6 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो हिमाचल है, केरल है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है और स्थानीय स्तर पर अनुकूल समाधान देना, ये भी इसका उद्देश्य है। इसके बाद नो डिटेंशन पॉलिसी, ये क्या चीज़ है? तो शिक्षा के अधिकार के कानून के तहत 2010 में इसको पेश किया गया था और इसमें यह कहा गया कि कक्षा 8 तक किसी भी छात्र को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, भले ही उसने न्यूनतम उत्तीर्ण ग्रेड न प्राप्त की हो। मतलब उसने जो पास होने भर पासिंग मार्क होता है वो नहीं भी प्राप्त किया है तो उसको पास करना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। और सभी छात्रों को अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाएगा जिससे कि एलिमेंट्री शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। और जब RTI संशोधन अधिनियम 2019 आता है तो इसको हटा दिया जाता है, यानी अब फेल किया जा सकता है। इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न को देखिए, सत्यशोधक समाज के बारे में कहा जा रहा है। तो यह सत्यवादी समाज भी कहलाता है और इसकी स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में
ज्योतिराव फूले के द्वारा की गई थी। समाज का उद्देश्य मुख्य रूप से, मतलब ये जो समाज है सत्यशोधक समाज, इसका उद्देश्य है महिलाओं को ऊपर उठाना, उनका उत्थान करना। इसके अलावा निम्न जाति के लोगों का उत्थान करना, शूद्रों के बीच में शिक्षा का प्रसार करना, ये सब इसका पर्पज है। कुल मिलाकर शिक्षा से समाज का कल्याण होता है, ये इनका मानना था और इन्होंने इसी की दिशा में प्रयास किया। शगुन क्या है? तो शगुन जो है ये एक एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन है जिसके माध्यम से स्कूली शिक्षा को फैलाया जाएगा और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की विभिन्न गतिविधियों को सूचीबद्ध करने के अलावा शगुन का लक्ष्य क्या है? एक ही बिंदु पर जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट हैं या पोर्टल हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाए ताकि बच्चों को खोजने में समस्या ना हो, या जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ से आसानी से अपने सामग्री को ढूंढ सकें। इसके बाद आगे चलते हैं। जो अगला है वो ध्रुव है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी थी। तो भारत के प्रधानमंत्री ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ मिलकर ध्रुव नाम का एक अभिनव शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है और यह कार्यक्रम छात्रों को उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने और समाज में योगदान करने के लिए प्रेरित करेगा। कार्यक्रम जो है ये विज्ञान और कला दोनों क्षेत्रों को कवर करेगा। यहाँ इसरो का नाम जुड़ा है तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि सिर्फ विज्ञान ही है, कला क्षेत्र भी इसमें जुड़ा हुआ है। और ध्रुव का नाम यहाँ पे ध्रुव तारे के बाद दिया गया है, मतलब उसी के आधार पर दिया गया है और इसके अंतर्गत प्रत्येक छात्र को ध्रुव तारा कहा जाएगा। मतलब इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक छात्र को क्या कहा जाएगा? ध्रुव कहा जाएगा और ध्रुव मतलब ध्रुव तारा। ये आप देख रहे हैं राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। तो ये दोनों रानियां जो थी इनके एक एक बेटे थे। जो सुरुचि थी उनका एक बेटा था उत्तम और जो सुनीति थी ये बड़ी थी उम्र में और पहली रानी थी राजा की, तो इनके बेटे थे ध्रुव। और होता यह है कि एक बार जो राजा उत्तानपाद होते हैं ये ध्रुव को गोद में बैठकर खिला रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं और उसी समय रानी सुरुचि आती हैं और उनके साथ उनका बेटा उत्तम रहता है। तो वो ध्रुव को राजा की गोद से खींचकर उतार देती हैं और कहती हैं कि ये जगह तुम्हारी नहीं है, ये जगह मेरे बेटे की है। इससे जो बच्चे रहते हैं ध्रुव, अभी मतलब उनकी बाल्यावस्था रहती है, उन्हें बड़ा दुख पहुंचता है। उन्हें पिता की गोद से उतार दिया जाता है तो वो अपनी माँ के पास जाते हैं रोते हुए और पूछते हैं कि जब मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता तो मैं कहाँ बैठूँ। तो उनकी माता बहुत बड़ी ईश्वर भक्त रहती हैं, भगवान विष्णु की भक्त रहती हैं। तो वो कहती हैं कि श्रीहरि विष्णु की जो गोद है वो इतनी विशालकाय है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, तो तुम क्यों नहीं, जाओ उन्हीं से शरण मांगो। और उसके बाद ये भगवान विष्णु की खोज में निकल पड़ते हैं जंगल में। वहाँ इन्हें देवर्षि नारद मिलते हैं और इन्हें मंत्र देते हैं और उसी गुरु मंत्र को आधार बनाकर ये तपस्या करते हैं और अंत में भगवान विष्णु इन्हें दर्शन देते हैं। और दर्शन देते हैं तो यहाँ पर इनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो ये बच्चे रहते हैं लेकिन इनके अंदर लोभ लालच कुछ भी नहीं रहता है। ये कहते हैं कि मुझे पिता की गोद नसीब नहीं हुई, तो मेरी माँ ने कहा है कि नारायण की गोद जो है उसमें सभी कुछ समा सकता है, तो मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। तो श्रीहरि विष्णु बहुत हंसते हैं उनकी भोलेपन पे और उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें वो स्थान दूंगा जो कि संसार में कोई दूसरा नहीं प्राप्त कर सकता, यानी सर्वोच्च स्थान। और उसके बाद वो बच्चे ध्रुव को एक तारे में बदल देते हैं और वो तारा जो है वो अटल उत्तर दिशा में हमेशा ये उगता है। आपको अगर ध्रुव तारे को देखना है तो उत्तर दिशा को देखिए, ये एकदम स्थिर रहता है। और इस ध्रुव तारे को देखकर आज भी लोग दिशाओं का अंदाजा लगाते हैं। जब जलयान अपने रास्ते को भटक जाते हैं, रास्ता नहीं तलाश पाते, दिशा का उन्हें भ्रम हो जाता है, तो वहाँ वो ध्रुव तारे का इंतजार करते हैं। अगर वो दिख जाता है तो उसी के सहारे वो उत्तर दिशा का पता लगा लेते हैं और उत्तर दिशा के आधार पर बाकी दिशाओं को जान लेते हैं। ये कहानी है। तो ये जो ध्रुव तारा है और इसके चारों ओर सप्तर्षि जो है वो परिक्रमा करते रहते हैं। रात में जब तारों भरा आकाश होता है तो देखिएगा 7 तारे होते हैं, वो ध्रुव तारे के चारों ओर मंडराते रहते हैं, मतलब चारों ओर ऐसे बिखरे हुए रहते हैं। इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। तो ये ध्रुव जो कार्यक्रम है ये उसी ध्रुव तारे के नाम पर रखा गया है। इसके बाद देख लीजिए प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसे NPEGL कहा जाता है। ये क्या चीज़ है? तो यह भारत सरकार के द्वारा 2003 में उन लड़कियों तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था। किस चीज़ को पहुंचाना? शिक्षा को। इसे शुरू किया गया था जो कि स्कूल में नामांकन नहीं करवाई। और सर्व शिक्षा कार्य जो अभियान था उस कार्यक्रम का ये एक महत्वपूर्ण घटक था और लिंग संवेदीकरण पर ये आधारित था और इसमें ड्रेस वगैरह भी उपलब्ध कराया जाएगा और उसके अलावा लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ना ये इसका उद्देश्य था। इसके साथ साथ 7वें नंबर के प्रश्न को देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ये क्या चीज़ है? तो ये KGVP इसको कहा जाता है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। 2004 में उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के लिए एक आवासीय विद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था और BPL परिवारों की लड़कियों को इसमें 25% आरक्षण मिलता है, जबकि SC ST जो OBC वाले हैं उससे संबंधित जो लड़कियां होती हैं या अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी हुई लड़कियां होती हैं उनके लिए 75% सीटें आरक्षित होती हैं। ये सरकारी आवासीय विद्यालय होते हैं और यहाँ पर लड़कियाँ छात्रावास में रहती हैं, खाना कपड़ा वगैरह मिलता है और यहाँ पढ़ाई करती हैं। इस प्रकार से होता है।
और ये देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू की जाती है। खासतौर पे वहाँ ये स्थापित किए जाते हैं जहाँ महिला शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे होता है। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा, ये क्या है, तो ये है अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए स्कीम। इसको इडमी कहा जाता है और इसका पूरा नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट। जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, ये इसका उद्देश्य है। गैर सहायता प्राप्त या सहायता प्राप्त जो अल्पसंख्यक स्कूल हैं वहाँ पे बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए इसको शुरू किया गया है और अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, ये इसका उद्देश्य है। ये एक राष्ट्रीय योजना है और अल्पसंख्यक आबादी 20% या उससे अधिक है जहाँ भी, मतलब जिन क्षेत्रों में है वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। इसमें लड़कियों के लिए शैक्षणिक सुविधा और सामाजिक रूप से पिछड़े और विशेष जरूरत वाले लोगों के लिए भी जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की गई। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न में आपको निष्ठा के बारे में लिखना है। तो निष्ठा क्या है, ये स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पहल के तौर पे लॉन्च हुआ है। यह कार्यक्रम मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा भविष्य में, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है और प्राथमिक स्तर पर सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इसकी लॉन्चिंग हुई है। देश भर में 42 लाख शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों की क्षमता को बढ़ाने में यह मदद करेगा और इसमें राज्य प्रशिक्षण मॉड्यूल को प्रासंगिक बनाने के लिए अध्ययन सामग्री का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ राज्यों को भी कुछ आज़ादी प्राप्त होती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 10वें नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं ट्यूलिप है। तो ट्यूलिप किसी फूल का नाम यहाँ पर नहीं है, ये एक तरह का प्रोग्राम है और इसका नाम है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसमें MHRD यानी जो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय है, इसके अलावा आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है वो, और साथ ही साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा मंत्रालय, माफ कीजिएगा शिक्षा संस्थान, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। इनकी संयुक्त पहल ये है और इस पहल का उद्देश्य है देश भर में सभी शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना और नए स्नातकों को अनुभवात्मक सीखने पर अवसर दिया जाएगा, मतलब उन्हें अनुभव आधारित जो शिक्षा है उसको सीखने पर जोर दिया जाएगा। इसके बाद ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जब चला था तो उसमें सर्व शिक्षा अभियान का ही जो नारा था वो चलता था और उसके साथ लोग स्लोगन लिखते थे, जब तक अनपढ़ है इंसान नहीं रुकेगा ये अभियान। लेकिन यहाँ पर क्या कहना चाहिए कि जब तक न हो इंटरनेट का प्रावधान तब तक नहीं सफल होगा पढ़ाई का अभियान, इस प्रकार से स्लोगन होना चाहिए। तो ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ है यानी डिजिटलाइजेशन है। और इस डिजिटल बोर्ड ऑपरेशन में क्या चीज़ है, तो प्रौद्योगिकी की मदद से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना, ये मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का उद्देश्य है। और जो पारंपरिक कक्षाएं बोर्ड और डस्टर वाली चलती हैं, चॉक डस्टर के माध्यम से पढ़ाई होती है, उसकी जगह डिजिटल बोर्ड की पढ़ाई होगी, ऐसा कहा जा रहा है। और इसमें मशीन लर्निंग होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, डेटा एनालिटिक्स होगी, इस प्रकार की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और लक्ष्य क्या है सरकार का कि 2023 तक हर सरकारी और जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं उनमें कम से कम 2 स्मार्ट क्लासरूम विकसित किए जाएं, कम से कम 2 आधारभूत स्तर पर। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए ये उडाइस है। तो ये क्या चीज़ है, और इसके आगे प्लस माइनस भी लगा हुआ है, तो प्लस माइनस का भी कुछ मतलब होगा। देखिए, शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस, ये जो है ये प्लस माइनस नहीं है, यहाँ देखिएगा ये डैश है, इसका नाम क्या है UDISE और उसके आगे लिखा हुआ है प्लस, ये इसका नाम है। और ये एक प्रकार की सूचना प्रणाली है, यह GIS आधारित एक मैपिंग पोर्टल है जो कि देश के सभी स्कूलों में गुणवत्ता विश्वसनीय जो सुविधाएं हैं और समय पर डेटा को प्रदान करेगा और स्कूल का रिपोर्ट कार्ड भी बनाएगा और स्कूलों के विकास की निगरानी करेगा। तो ये ऑनलाइन निगरानी का एक पोर्टल है और डेटा एनालिटिक्स जो पोर्टल है ये स्कूलों की कुल स्थिति के बारे में जानकारी भी देगा। इसके बाद 13वें नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं पढ़े भारत और बड़े भारत, ये योजना है। तो पढ़े भारत और बड़े भारत ये एक तरह का कार्यक्रम है जो कि समग्र शिक्षा अभियान से जुड़ा हुआ है और यह स्कूली शिक्षा के शुरुआती वर्षों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करता है। शुरुआती पठन, लेखन, समझ और मूलभूत जो संख्यात्मक कौशल है इसको ये बढ़ावा देता है, ये चीज़ें हैं। नवोदय विद्यालय योजना को अगर आप देखिए तो ग्रामीण प्रतिभाओं का सर्वोत्तम पोषण करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की योजना है और खुले भी हैं। चयनित प्रतिभाशाली छात्रों को आवासीय विद्यालय प्रणाली में सर्वश्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है और वास्तव में ये गुणवत्तापूर्ण होती है, प्रायः ऐसा होता है। यहाँ से बहुत सारे छात्र पढ़कर IIT और जो उच्च संस्थान है वहाँ पर दाखिला प्राप्त करते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक सेवा में आते हैं या जहाँ जहाँ सफल नेतृत्व होता है वहाँ ये दिखाई देते हैं। इसके अलावा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ये जो SC ST समुदाय है उसमें भी जो ST समुदाय है यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाला है, जो जनजातियों की बात है, उसके लिए इसे लॉन्च किया गया है। एकलव्य कौन था, एक आदिवासी परिवार से संबंध रखता था
एकलव्य की कहानी आपने सुनी ही है, द्रोणाचार्य और एकलव्य वाली, अंगूठा इन्हें देना पड़ा था, तो उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। कुल मिलाकर ये जो EMRS है, इसकी शुरुआत होती है 1997 और 1997 वाला जो 98 वाला जो दशक है, उसमें दूरस्थ क्षेत्रों में ST बच्चों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए तैयार करना, ये इसका उद्देश्य है, ताकि वो रोजगार अर्जित कर पाएं। और 50% से अधिक ST आबादी वाले और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में वर्ष 2022 तक एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय, माफ कीजिएगा, आवासीय विद्यालय ये स्थापित किया जाएगा, इसका प्रावधान किया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कौशल विकास करने के ऊपर बल दिया जाएगा। इसके अलावा संस्कृति के संरक्षण की सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध होंगी। किरण योजना क्या है? तो इसका मतलब यह है कि शिक्षण द्वारा अनुसंधान विकास में ज्ञान की भागीदारी, और इसका उद्देश्य है महिला वैज्ञानिकों को एक नए अवसर प्रदान करना, क्योंकि भारत में जो विज्ञान का क्षेत्र है और गणित का क्षेत्र है, यहाँ महिलाओं की भागीदारी अभी भी बहुत कम है, तो उसको प्रोत्साहित करना ये इसका उद्देश्य है। और इस क्षेत्र में लैंगिक समानता लाना, ये भी इसका उद्देश्य है। महिला विशिष्ट ये योजना है, और इसमें जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान करके महिलाओं की रुचि विज्ञान की ओर मोड़ना, अनुसंधान की ओर मोड़ना, ये इसका उद्देश्य है। सकल नामांकन अनुपात को आपने देखा ही है पीछे, वही चीज है। सकल नामांकन अनुपात में जो शैक्षणिक संस्थान है, वहां पर नामांकित छात्रों की कुल संख्या को निर्धारित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें कई स्तर हैं, जैसे कि प्राथमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर है, कॉलेज लेवल है, विश्वविद्यालय का स्तर है, ये सब चीजें इसमें आती हैं। और 2020 में 2020 की जो ये नई शिक्षा नीति आई है, इसमें ये कहा गया है कि 2035 तक उच्च शिक्षा संस्थानों में 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है, मतलब कम से कम 50%। इसके बाद 18वें नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय के बारे में कहा जा रहा है। तो NDL का उद्देश्य यह है कि देश के सभी नागरिकों को शिक्षा के मामले में सशक्त बनाया जाए, और प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के लिए जो डिजिटल शैक्षणिक संसाधन है, उनको उपलब्ध कराया जाए। यह एक डिजिटल रिपोजिटरी के तौर पे देखा जाता है, और इसे जो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें इसका जो सहयोग करने वाली संस्था है, वो IIT खड़गपुर है, मतलब इसका डेवलपमेंट करने वाला IIT खड़गपुर है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एरिया 2020 है। तो ये क्या चीज़ है? ये नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है, मतलब नवाचार की उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग, उच्च गुणवत्ता वाले और अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों और संकायों के बीच में नवाचार और उद्यमिता के विकास के आधार पर इनको रैंकिंग देने का काम शुरू किया है। और संरचना की सुविधाएं, और उसके साथ साथ प्रचार और विचार, जनन और नवाचार, इसके साथ शिक्षण की विधियों में परिवर्तन, ये सब चीज़ें कुल मिलाकर जो मॉडर्नाइजेशन है, मॉडिफिकेशन है, वो करके शिक्षा की स्थितियों को सुधारना, ये इसका उद्देश्य है। यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद 20वें नंबर का जो है, इसमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में कहा जा रहा है। ये है रूसा। रूसा को 2013 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था, और इस योजना का उद्देश्य है पूरे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता देना, ताकि शिक्षा में न्यायपरस्त पहुंच और उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके। और योजना जो है, ये दूरस्थ क्षेत्रों में संस्थानों की स्थापना करके उच्च शिक्षा तक पहुंच में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करेगी, ये इसका पर्पज है। तो यहाँ तक हमने जो 40 प्रश्नों का पूरा मॉडल प्रश्न पत्र था, इस पर डिस्कस किया है। अब इसके बाद जो अगला पार्ट है, वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।